ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं ट्राइब्स यानी कि जनजातियां जो रिसेंटली न्यूज़ में थी और हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो आप ओनली आईएएस से जुड़ने के लिए ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस रिलेटेड काफ़ी सारे मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ मिलेगा आपको। तो चैनल का नाम है ओनली आईएएस नथिंग एल्स। ठीक है, आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने साथियों को भी प्रेरित कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो आज के वीडियो सेशन में हम कई सारे ट्राइब्स देखने वाले हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट है सेंटिनलीज, फिर हम देखेंगे भील ट्राइब के बारे में, फिर हम देखेंगे असुर जनजाति के बारे में, और फिर नॉर्थ ईस्ट की जो नागा एंड कुकी जनजातियां हैं उनके बारे में देखेंगे, और हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल जो बॉडी है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये सब जो हम आज टॉपिक देखने वाले हैं ये सब हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। इन सबको डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से हम देखेंगे अपने प्रारंभ कोर्स में। ये प्रारंभ कोर्स 5 अप्रैल से चालू हो चुका है। प्रारंभ कोर्स 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, बेसिक, कोर एंड एडवांस। ठीक है, बेसिक में क्या क्या कवर होगा? बेसिक में सारी एनसीईआरटीज़ के वीडियोस कवर होंगे, 6 से 12 क्लास तक के सारे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी, अपनी जो बेसिक आंसर राइटिंग है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी अपना। उसके बाद क्या होगा, कोर होगा। कोर में क्या होगा, 500 घंटों से ज़्यादा के वीडियो लेक्शंस होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंच जाएगा, सीसेट की क्लासेस होंगी, एक्स्ट्रा जो है बूस्टर टॉपिक्स आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी। कोर के बाद हम मूव करेंगे एडवांस की ओर। एडवांस में ऐसे क्लासेस रहेंगी, जीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। आप बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें जीएस की प्रिपरेशन के लिए चाहिए और नहीं है? प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसके अंदर शामिल है, मेंस की टेस्ट सीरीज इसके अंदर शामिल है, सीसेट इसके अंदर शामिल है, ऐसे राइटिंग शामिल है, सब कुछ शामिल है। प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पे पहुंच जाएगा। मेंस खत्म होने के बाद बारी आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपका जो DEAF है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करने में हेल्प की जाएगी। बाकी मॉक इंटरव्यूज, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, ये सब के ऊपर भी जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है video.onlyias.in, ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। कोई डाउट हो, इशू हो तो आप फ़ोन नंबर दिया है 7007931912, इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो ट्राइब हम पढ़ने वाले हैं, जनजाति जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है सेंटिनलीज। आप में से बहुत लोगों को ये बेसिक आइडिया होगा भी कि सेंटिनलीज जो जनजाति है, वो ट्राइब है, वो कहाँ पाई जाती है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उनका हमें मैप पता होना चाहिए, नक्शे पे कौन सा आइलैंड कहाँ पे है, थोड़ी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडल अंडमान, फिर उसके बाद आता है अपना लोअर अंडमान, फिर उसके बाद आता है अपना लिटिल अंडमान, फिर हम नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो निकोबार आइलैंड शुरू हो जाते हैं, कार निकोबार, ठीक है, फिर अपना लिटिल निकोबार, फिर अपना ग्रेट निकोबार। अभी इनमें से कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिनके नाम चेंज हो गए हैं, बट हम पुराना जो कन्वेंशन है उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अपने को क्या मिलेगा, सेंटिनेल आइलैंड अपने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो जनजाति की अपन बात करने वाले हैं वो है सेंटिनलीज। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? देखो अमेरिका के एक नागरिक है जॉन एलन चाउ। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ थी कि जॉन एलन चाउ जो है वो सेंटिनलीज जो ये जनजाति है उनके एरिया में चले गए और इन्हें मार दिया गया। बाद में कुछ खबरें आई कि जॉन एलन चाउ एक क्रिश्चियन मिशनरीज थे, कुछ बोलते हैं कि ये भटक के वहाँ पे चले गए, भूल गलती से चले गए, कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक रिसर्चर थे, उस वजह से चले गए। ठीक है, तो सेंटिनलीज जो जनजाति है उसके ऊपर बाद में जो अपना एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कुछ एक डिटेल्स पब्लिकेशन जो है वो इशू किया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सेंटिनलीज जो जनजाति है इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इनका ओरिजिन क्या है। देखो ऐसा माना जाता है कि ये प्री नियोलिथिक है। ठीक है, 3 टाइप की जो अपन एज पढ़ते हैं ना, पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर क्या आता है अपना नियोलिथिक आता है। ठीक है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, मतलब जिसको अपन स्टोन एज बोलते हैं, हिंदी में जिसको अपन पाषाण युग बोलते हैं। ठीक है, पैलियो,
मीजो और नियोलिथिक। नियोलिथिक को अगर अपन थोड़ा और सिंपल भाषा में बोले तो इसका नाम होता है न्यू स्टोन एज। ठीक है, ये न्यू स्टोन एज के रहने वाले हैं। अब ये इनका जो एथनिक स्टॉक या रेशियल स्टॉक क्या है, ये निग्रेटो है। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, नॉर्थ सेनेटल, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है वहां पे रहते हैं। देखो मैप के थ्रू अपन थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये रहा अपना सेंटिनल आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे तो ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में ये लोग रहते हैं। अब देखो इनका आइसोलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, ये बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये बस अपने आप में मस्त है। ठीक है, 2001 के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स लेके इनकी जनगणना की गई, संख्या इनकी जब गिनी गई तो पता चला कि ये 39 है। ठीक है, सरकार ने इनको दर्जा दे रखा है पीवीटीजी का, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, हम आगे डिटेल में भी देखेंगे कि ये पीवीटीजीज क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको भारत सरकार ने कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन दे रखे हैं। देखो एक कानून बनाया हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ अब ओरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन 1956। इस कानून के तहत ये बात की गई है कि जहां जहां पे भी सेंटिनलीज लोग रहते हैं वो सारा एरिया रिजर्व एरिया माना जाएगा और वो सारा एरिया प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाएगा। अगर वहां पे आपको एंट्री करनी है तो आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इनकी फोटोग्राफ खींचना किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है, आप इनकी फोटोग्राफ्स जो हैं वो क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अति उत्साही लोग हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे हमें एक फ़ोटो मिल जाए। हालांकि उन्हें जब वो जाते हैं घूमने के लिए तब उन्हें पहले ही ये बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है, बट वो फिर भी अपने आप को फैंटम समझते हैं और वो सोचते हैं कि फ़ोटो खींच ले। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ पे लोग गलती से चले गए ट्राइबल एरिया के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक और कानून, एक और ऑर्डर पास किया था भारत सरकार ने, फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑर्डर 1963। इसके अंदर बात की गई है कि जो फॉरेनर्स हैं वो अगर इन कुछ ऐसे लोकेशन डिसाइड किए गए हैं जहाँ पे वो सिर्फ दिन के अंदर जा सकते हैं, तो ऐसे 11 आइलैंड्स डिसाइड किए गए हैं जहाँ पे फॉरेनर विदेशी लोग सिर्फ दिन के अंदर जा सकते हैं और बाकी 13 ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे वो स्टे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और भी ट्राइबल्स हैं वहाँ पे, उनके बारे में देखते हैं हम। बट अगेन हमें फिर से एक बार देखना पड़ेगा मैप अपना। जब तक आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप नहीं याद करेंगे अच्छे से तब तक बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान, इनको ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इनको अरेंज करो। देखो सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, फिर सेंटिनल आइलैंड, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार और यहाँ पे अपना लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। देखो कुछ आइलैंड के नाम चेंज किए गए हैं जिनका नाम शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, बट क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं इसको, तो हम लोग पुराने कन्वेंशन पे ही चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ जो ट्राइबल्स और हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, वो है ग्रेट अंडमानीज, मतलब ग्रेट अंडमानीज ये एक ट्राइबल्स हैं। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 50 है। ठीक है, इसके बाद आता है जरावा। अब जरावा जो है वो साउथ और मिडल अंडमान आइलैंड के अंदर रहते हैं। इनकी जो जनसंख्या है वो 300 से लेके 400 है। सेंटिनलीज हम लोग देख चुके हैं, इनकी जनसंख्या है लगभग 50 से 100 के बीच में है। ठीक है, ओंग जनजाति के लोग ये लिटिल अंडमान आइलैंड के अंदर रहते हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 100 है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इनकी जनसंख्या हम ऐसे क्यों देख रहे हैं कि भाई अप्रोक्सीमेट इतनी है, अप्रोक्सीमेट इतनी है। देखो इनकी जनसंख्या ना पिक्चर्स के थ्रू ली गई है, मतलब फोटो खींच के फिर देखा गया है कि भाई कितनी इनकी एक्सपेक्टेड जनसंख्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना मैप है, आप मैप को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से इस मैप को अच्छे से देखें और अगर आपके पास कोई मैप से रिलेटेड अगर कोई बुक है तो आप ज़रूर मैप को देखिए। देखिए मैप हमेशा बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये पीवीटीजीज क्या होते हैं। देखो क्या होता है कि ट्राइबल्स तो बहुत सारे हैं, आदिवासी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आदिवासी ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। कुछ ऐसे आदिवासी ग्रुप भी हैं जो सोसाइटी के अंदर मिक्स हो चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक ट्राइबल ग्रुप है मीना। ठीक है, जिसको अपन अगर हिंदी में लिखेंगे तो कुछ लोग मीणा भी लिखते हैं, कुछ लोग मीना या स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है, कुछ लोग MINA भी लिखते हैं।
तो हालांकि ये मीणा भी जो है वो एसटी के अंदर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, बट वो जनरल जो सोसाइटी है उससे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी एसटी है और हमने बात की सेंटिनलीज की, ये भी एसटी में ही है। ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसा डिवीजन किया जाए कि जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो फिर एक बना कमीशन, धेबार कमीशन। ठीक है, जिनका नाम था यूएन धेबर कमीशन। तो इस धेबार कमीशन ने रिपोर्ट दी अपनी कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि भाई कुछ जो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनके लिए एक सेपरेटली एक ग्रुप बनाया जाए, तब बनता है अपना पीवीटीजीज। ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइबल्स, क्योंकि देखो वैसे तो ट्राइबल सारे ही वल्नरेबल हैं, अब वल्नरेबल के अंदर और ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया पीवीटीजीज। अब पीवीटीजीज की क्या पहचान है, एक तो ये लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब आप आम जनता से मिलना जुलना नहीं होता है और दूर दूर रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। ठीक है, और देखो अब ये वल्नरेबल है क्योंकि इनको इन पे खतरा मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार या तो गिर रही है या फिर एक फिक्स बनी हुई है। लिटरेसी का लेवल है, इनकी पढ़ाई लिखाई है वो भी कम है, इनके पास कोई एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो 2000 साल पहले एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो भी आज ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और भारत सरकार ने 75 यानी कि 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजीज का दर्जा दिया है। सिविल सर्विसेज के 2018 के एग्जामिनेशन में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था पीवीटीजीज के बारे में कि भारत में लगभग, शायद उस क्वेश्चन में दिया था कि 100 से ज्यादा पीवीटीजीज है। अगर आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते तो उस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाता। ठीक है, तो भारत में 75 पीवीटीजीज हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहाँ पे हैं, वो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी ये जानकारी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था और क्यों इसकी चर्चा है। ठीक है, देखो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में कई सारी न्यूज़ देख रहे होंगे, अगर आप रेगुलरली द हिंदू पढ़ रहे हैं तो द हिंदू में आप पढ़ रहे होंगे कि भारत सरकार कुछ योजना बना रही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को स्ट्रेटेजिक दर्जा देते हुए वहाँ पे रिजॉर्ट बनाएं, होटल्स बनाएं, उसको टूरिज्म के अंदर दे दें। ठीक है, नीति आयोग ने अपने सजेशंस दिए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये एलन चाउ जो मारा गया था, मतलब लगता है कि ट्राइबल्स ने ही मार दिया होगा, एक्सपेक्टेड है ऐसा। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बात बोली है, एक बात उन्होंने ये बोली है कि अगर आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में अगर आप कुछ भी करते हो, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करते हो, आप चाहे वो स्ट्रेटेजिक एरिया में करो, वहाँ होटल बनाओ या कुछ आप कमर्शियल यूज करो, कुछ भी स्ट्रेटेजिक यूज करो, तो उससे सबसे ज्यादा जो खतरा होने वाला है वो खतरा किसको है, सेंटिनलीज आदिवासियों को है। ठीक है, फिर से एक बार इसको याद रख लेना है अपने को कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि अगर आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में अगर किसी भी तरीके से छेड़खानी करते हो, सबसे ज्यादा जो खतरा है वो अपने सेंटिनलीज जो पीवीटीजी ग्रुप है उनको खतरा है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सेंटिनलीज के बारे में कि सेंटिनलीज जो है वो निग्रेटो ट्राइब है। ठीक है, और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं। और जरावा जो दूसरी जो पीवीटीजी है जो जरावा है, जरावा के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मतलब इनका जो क्रेनियम का साइज है और इनका जो नोज का शेप है वो सब जो है वो जरावा आदिवासियों से मिलता है। लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी भी है, भाषा के आधार पे भी सिमिलरिटी है। हंटर गेदरर है, मतलब ये जानवरों को मारते हैं और उसी को खाते हैं। ठीक है, और जो प्रिमिटिव यूजेस हैं जैसे बो जो तीर कमान होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, और सेंटिनलीज जो लोग हैं वो अपनी भाषा सेंटिनलीज भाषा बोलते हैं और इनकी जनसंख्या लगभग 40 से 150 के बीच में हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि भारत सरकार इन पीवीटीजीज को बचाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है, तो इसीलिए एक रेगुलेशन बनाया था 1956 के अंदर। उसमें बोला गया था कि भाई जहाँ पे सेंटिनलीज लोग रहते हैं वो एरिया रिजर्व एरिया माना जाएगा, प्रोहिबिटेड एरिया माना जाएगा। अगर वहाँ पे आना जाना है तो आपको अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। जीनोम स्टडीज से पता चला है कि ये सेंटिनलीज जो अपने हैं वो लगभग 3 लाख मतलब साल पुराने, 30,000 साल पुराने लगभग है। ठीक है,
अपना एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है और उसका बेसिक काम यही है कि भाई फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके सेक्टर में ये काम करे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भील ट्राइब। भील ट्राइब रिसेंटली न्यूज में थी कि एमपीपीएससी का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था भील ट्राइब से रिलेटेड, वो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल था। ठीक है, उसमें भील ट्राइबल्स को बोला गया था कि दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो बाद में वो डिलीट किया गया। ठीक है, अब देखो क्या है भील ट्राइब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अगर बोले तो सबसे एक लार्जेस्ट ट्राइबल के ग्रुप में भी बोल सकते हैं हम लोग। और छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसका स्प्रेड में है, वहां तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, इनका नाम जो बिल्लू से आता है, बिल्लू का मतलब वो बाण, देखो बाण वो जो होता है ना एरो एंड बो वाला, अरे ऐसा एक होता है जिसके ऊपर हम लोग तीर लगाते हैं और फिर उसको मारते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप में एक आर्कर्स हैं, मतलब वो तीर कमानी का इनको अच्छा नॉलेज है, गुरिल्ला वारफेयर के अंदर भी अच्छा करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं। और फिर इसमें बात की गई है कि भाई इनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, इनकी महिलाएं जो है वो काफ़ी हैवी ऑर्नामेंट्स पहनती हैं। ठीक है, असुर ट्राइब के बारे में देखते हैं। देखो असुर ट्राइब रिसेंटली न्यूज़ में थी। असुर ट्राइब न्यूज़ में इसलिए थी कि इनकी जो लैंग्वेज है असुर जो लैंग्वेज है उसको बोलने वाले स्पीकर जो है बहुत कम बचे हैं। और रिसेंटली क्या है कि असुर ट्राइब के कुछ लोग मिलके एक मोबाइल रेडियो चला रहे हैं और वो इस रेडियो के थ्रू अपनी भाषा में गाने, अपनी भाषा के अंदर न्यूज, ये सब जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो अपनी एक लैंग्वेज जो है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, असुर ट्राइब क्या है? असुर ट्राइब अपने आप में ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप है, मतलब इनका जो रेशियल स्टॉक है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ठीक है, मेनली कहाँ रहते हैं? ये झारखंड के अंदर हैं। ये भी अपने आप में एक पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। और ये जो भाषा का जो यूज़ करते हैं वो असुरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और ऐसा है कि भाई लगभग 8,000 से कम लोग ही बचे हैं जो अब इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके कुछ मेन फेस्टिवल्स हैं, सरहुल, फगुआ, नवखांस, ये इनके कुछ फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, ये फेस्टिवल थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो वेल एंड गुड। 2011 की अगर सेंसस की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन लगभग 23,000 है। और झारखंड के ये 2 जिलों लातेहार और गुमला, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैले हुए हैं। और ये असुर जो लैंग्वेज है वो यूनेस्को का इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। ठीक है, तो ये यूनेस्को का जो एटलस है कि भाई दुनिया में कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो खतरे पे हैं, तो उसके अंदर भी इनका नाम आता है। ठीक है, अभी क्या है कि लगभग 7,000 से 8,000 ही ऐसे ट्राइब्स बचे हैं जो इस भाषा को बोलते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और झारखंड का जो नेत्रहाट जिला है वहाँ पे कुछ एनजीओज, कुछ कल्चरल एक्टिविस्ट, ये सब मिलके इस लैंग्वेज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुकी और नागा मिलिटेंट ने एक पैक्ट साइन किया है। देखो ये दोनों कुकी और नागा ये अपने आप में मिलिटेंट्स हैं, मतलब ये आर्म के थ्रू रिवोल्ट करते थे। बट बाद में इनको बोला गया कि भाई अब आर्म के रास्ते, हथियारों का रास्ता छोड़ो और भारत सरकार के साथ बात करो। तो नागा लोग जो है वो अपने ग्रुप के साथ बात करते थे और वो बाद में भारत सरकार के साथ बात करते थे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करते थे। कुकी लोगों के अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भारत सरकार के साथ अलग बात करते थे। बट अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि नागा नेशनल एनएनपीजी और इनकी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने अपना हाथ मिला लिया है। इन्होंने बोला है कि भाई जो भी पॉलिटिकल लेवल की टॉक्स होंगी उन दोनों को हम मिलके अब बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कुकी ट्राइब के बारे में देखते हैं। देखो कुकी ट्राइब की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर भारत है, उसके अंदर मेनली मिल जाते हैं। ये असम के अंदर भी मिल जाएंगे, मणिपुर के अंदर भी मिल जाएंगे। इवन इनका स्प्रेड जो है वो बर्मा, अपना जो म्यांमार है, चिटगोंग हिल्स जो अभी बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे ही स्टेट के अंदर है, सिर्फ अरुणाचल को अगर छोड़ दिया जाए तो। इनके मेन फेस्टिवल जो है वो चापचार कूट और चावांग कूट है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ये आप अगर याद रखोगे तो वेल एंड गुड है, चावांग कूट और चापचार कूट। ठीक है, थोड़ा सा अब नागा ट्राइब्स के बारे में देखते हैं कि नागा ट्राइब क्या है। देखो नागा जो है वो भी लगभग अपने नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के अंदर लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में मिल जाते हैं, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, अरुणाचल के अंदर, असम के अंदर मिल जाते हैं। और ये लोग बात भी करते हैं ग्रेटर नागालिगम की। ग्रेटर नागालिगम का मतलब होता है कि इनकी एक डिमांड है कि भाई जहाँ जहाँ पे भी नागा रह रहे हैं वहाँ पे हमको एक अलग से एरिया दे दो। ठीक है, ये इनकी बात है। अब कुछ कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट नागा ट्राइब्स हैं, अंगामी है, ओ है, चाक हेसांग है और कोन्याक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोन्याक है। आप याद रख लेना कि कोन्याक एक नागा ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है,
अब ये ट्राइबल जो है अपने एक रिचुअल के लिए बहुत फेमस थी, ये हेड हंटिंग। मतलब इन ट्राइबल्स में ऐसा होता था कि भाई जो इनके दुश्मन लोग होते थे, दुश्मन के साथ ये लड़ाई करते थे और लड़ाई करने के बाद, उसे हराने के बाद उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर देते थे और उसका हेड जो है वो हेड एज ए ट्रॉफी उठा के जो है अपने घर पे ले आते थे। मैंने एक देखा है, शायद राज्यसभा टीवी पे आता है, एक ट्राइबल्स का एक प्रोग्राम आता है, उसमें उन्होंने लिया है, एक इंटरव्यू लिया एक ऐसे पर्सन का जो कि इस हेड हंटिंग के अंदर शामिल था। वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग शायद 80 के अबव है। उन्होंने बोला था कि भाई मैं उस समय बहुत यंग था और उस समय मैं हेड हंटिंग करता था तो बहुत अच्छा लगता था, बट अभी अगर मैं पीछे देखूं जाके तो बड़ा ख़राब लगता है कि हम इस तरीके से मतलब इतना वायलेंट जो है वो क्राइम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में काफ़ी सारी हम चीज़ें देखेंगे, ट्राइबल्स के जो लॉकडाउन के रिचुअल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उन भी देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में बता सकते हैं और साथ में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे हम इन वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, तो तब तक